बशीर बद्र साहब ने कहा कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी दोस्त बने तो शर्मिंदा ना हो। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है हमारा खास शो सत्य की विजय, यानी सिर्फ सच, या ना किसी का एजेंडा है और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। को एक परिवर्तन का केंद्र कैसे बनाना, समाज के अंदर वैचारिक बनाना, ये विचार हमने विचार किया है। शाखा में महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, विचार हो रहा है। कार्य विस्तार के साथ साथ क्वांटिटी बढ़ेगी तो क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए। ऐतिहासिक पानीपत के समालखां में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक हुई। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक। 3 दिनों की इस बैठक को 2024 के चुनावों को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। आरएसएस की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे भी पहुंचे। बैठक में संघ का साल भर का लेखा जोखा प्रस्तुत करने के साथ ही अगले साल के लिए पास किए जाने वाले प्रस्तावों पर भी मंथन किया गया। इसमें तय किया गया कि संघ संगठन के विस्तार और सामाजिक समरसता का माहौल बनाने के एजेंडे पर आगे बढ़ेगा। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब आरएसएस अपने गठन के 100 साल पूरे करने जा रहा है अगले साल। ऐसे में संघ ने कुछ ऐसे शायद सीक्रेट प्लान्स बनाए हैं जो 2025 तक संघ के विस्तार में कारगर साबित हों। तो चलिए सबसे पहले आपको संघ के वो सीक्रेट प्लान के बारे में बताते हैं कि वहां पर क्या चर्चा हुई हो। संघ का सीक्रेट प्लान क्या है जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं हम लोग? समाज को संघ और संघ को समाज में घोलने की तैयारी, ये एक बड़ा काम है उनका। वो समझते हैं कि समरसता से थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए जब संघ और समाज एक हो जाए। महिला विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश संघ का एक बड़ा प्लान है जो लगातार जिस पर परेशानी होती है। तीसरा एक और बड़ा मुद्दा है मुस्लिमों में पैठ जमाने की कवायद। बहुत सारे लोग आरएसएस पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाते रहते हैं। मिशन 2024 और चुनावी साल पर फोकस, इस पर भी चर्चा की गई। ऐसा माना जा रहा है कि 2024 को लेकर जो आम चुनाव है उसको लेकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। या अक्सर होती है संघ की बैठकों में आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा, संघ का काम होता है। और शताब्दी वर्ष 2025 में संघ का विस्तार कैसे किया जाए, 1 लाख बैठकें, 1 लाख जो शाखाएं हैं वो कैसे बनाई जाएं, इस पर भी चर्चा हुई। भले ही आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले साहब ने कहा कि संघ की 3 दिवसीय बैठक में चुनाव को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, महिलाओं की भागीदारी पर कोई फैसला नहीं हुआ। बावजूद इसके ये कहना कि इन मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई शायद ठीक नहीं होगा, खासकर महिलाओं की भागीदारी, क्योंकि संघ पर लगातार महिला विरोधी होने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि महिलाओं को लेकर संघ की कार्यशैली के बारे में क्या है, क्या भूमिका है, क्या समझते हैं। संघ के नियमों के अनुसार सिर्फ हिंदू पुरुष ही आरएसएस का मेंबर हो सकता है, ऐसा माना जाता है। खासतौर से संघ की शाखाओं को लेकर ये चर्चा होती है। इसलिए महिलाओं के लिए संघ से इतर यानी संघ से अलग राष्ट्र सेविका समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय सेविका समिति जो 1936 में बनी थी। 1936 में राष्ट्र सेविका समिति की बीएस हेडगेवार साहब ने स्थापना की थी। उन्होंने इसके लिए हरी झंडी दिखाई थी। आज के समय में लगभग 10 लाख से ज़्यादा महिलाएं इस संगठन से जुड़ी हैं, सेविका समिति से। देश के सभी प्रांतों में इसकी शाखाएं चलती हैं, शाखाएं हैं इसकी जो काम कर रही होती हैं। 2022 में पहली बार विजयादशमी समारोह में महिला को मुख्य अतिथि बनाया गया था। पहली बार ऐसा हुआ, जो विजयादशमी पर जलसा होता है उसमें महिला को मुख्य अतिथि। एक और मुद्दे पर संघ को लगातार घेरा जाता है, वो है मुस्लिमों के प्रति उसका नज़रिया। लेकिन इसकी स्थापना के समय जो सोच मुस्लिमों के प्रति थी वो अब बहुत बदल चुकी है। इसको भी एक बार समझ लेते हैं। मुसलमानों के प्रति जो सोच है वो कैसे बदल रही है। गोलवलकर साहब कहते थे, जो संघ के दूसरे सरसंघचालक थे, कि मुस्लिमों का मकसद धर्मांतरण और हिंदुओं को गुलाम बनाना है। फिर तीसरे जब सरसंघचालक आए देवरस, बाला साहब देवरस, तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए आरएसएस को खोलने की कोशिश की जानी चाहिए, अपील की उन्होंने और एक एक्सरसाइज की कि कैसे खोला जाए। के एस सुदर्शन ने जो
सरसंघचालक थे, उनके नेतृत्व में संघ ने मुसलमानों के लिए संगठन की शुरुआत की, मुसलमानों के लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ा। और मोहन भागवत जो मौजूदा सरसंघचालक ने, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए और पूर्वज एक हैं। भले ही होश बोले साहब संघ का सीक्रेट प्लान ना बताएं, लेकिन संघ के एजेंडे में मुसलमान और महिलाओं के शामिल होने की बात यूं ही नहीं कही जा रही। इसकी तस्दीक सरसंघचालक मोहन भागवत के हाल के बयान भी कर रहे हैं। आप पहले भागवत साहब का बयान सुन लें और फिर संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबल ने बैठक के बाद क्या कहा वो सुन लेंगे, फिर चर्चा करेंगे। 40,000 साल पूर्व से भारत के सब लोगों का डीएनए आज के लोगों का समान है, ये आज का डीएनए मैपिंग कह रहा है। वैसी हवा में बात नहीं की मैंने, हुआ है, राखी गढ़ी में से भी वही सिद्ध होता है। लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उनको भी सशक्त करना पड़ेगा। महिला सहभागिता के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि शाखा में महिला, ये संघ में हमने चर्चा नहीं की। मीडिया में चर्चा बहुत लोगों ने की होगी, हमने नहीं की। संघ के शाखा प्रत्यक्ष जो होता है वो पुरुषों के एक्टिविटी है। सुबह 5:30 बजे इकट्ठे होते हैं, शाम को 8 बजे इकट्ठे होते हैं। तो महिलाओं के लिए चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चाहिए। इसलिए राष्ट्र सेविका समिति इसी प्रकार के कार्य वो भी करती है। मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है। दरअसल संघ अपनी शाखाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और अल्पसंख्यक समुदाय के बीच अपनी पैठ जमाने की कवायद में है। इसके लिए संपर्क और संवाद कार्यक्रम कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अल्पसंख्यकों का भरोसा आरएसएस जीत पाएगा? क्या महिलाओं की एंट्री से आरएसएस यानी संघ की छवि बदलेगी? और क्या 2024 के चुनाव को लेकर संघ ने अपनी कमर कसी है? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इसमें मुद्दे पर जुड़ रहे हैं सूचना आयुक्त भारत सरकार के उदय माहौरकर साहब हमारे साथ होंगे, संघ विचारक डॉक्टर विभूति गौड़, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय और संघ को बहुत बारीकी से और गहराई से समझने वाले लेखक संजीव केलकर साहब हमारे साथ होंगे। मुद्दा यह है कि संघ को लेकर जो छवि बनती है और संघ के अंदर क्या होता है। अक्सर कहा जाता है कि संघ जो है ऐसा संगठन है जो अंदर जाकर समझा जा सकता है। संघ को एक सामाजिक संगठन के तौर पर कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग उसे हिंदू संगठन के तौर पर देखते हैं, कुछ उसे मुस्लिम विरोधी संगठन के तौर पर देखते हैं। तमाम तरह की बातें होती रहती है, लेकिन ये एक सच बात है कि जब 2025 में करीब 100 साल हो गए, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा सामाजिक संगठन होगा जो 100 साल तक जीवित हो और उसके बाद लगातार बढ़ता रहा हो। ये भी बात महत्वपूर्ण है। बहुत सारे संगठन हुए, बहुत सारे संगठन आए, बहुत सारे संगठन खत्म हो गए, लगातार एक बदलाव की प्रक्रिया चलती रही। संघ के लिए कहा जाता है कि वो जड़ संगठन है, बदलता नहीं है, लेकिन संघ के जो लोग उसे समझते हैं वो ये मानते हैं, जो हैं वो लगातार इस पर चर्चा करते हैं और बदलाव की बात करते हैं। आप शाखा को यदि समझेंगे कि हर सप्ताह संघ की बैठकें होती हैं। आरएसएस की 10,412 संघ की मंडलियां हैं, 66,000 से ज़्यादा इस समय संघ की शाखाएं हैं। और जब अभी बैठक हुई प्रतिनिधि सभा की तो उसमें कहा गया कि करीब 1 लाख शाखाएं बनानी हैं जब 2025 में संघ का 100 साल पूरे हो रहे होंगे। पहले संघ की 42,613 शाखाएं लगती थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 68,651 हो गई हैं। संघ को बहुत बारीकी से और गहराई से समझने वाले संजीव केलकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केलकर साहब, जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई, मोहन भागवत साहब लगातार कह रहे हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होगी, मुसलमानों का डीएनए और पूर्वज एक हैं, लेकिन जब आज
बैठक खत्म हुई तो कहा गया कि महिलाओं की भूमिका को लेकर यानी शाखाओं में आने पर लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। क्या आपको लगता है कि संघ में हिचकिचाहट है मुसलमानों और महिलाओं को लेकर? केलकर साहब, आपको आवाज मिल रही है मेरी? संजीव डॉक्टर अजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, विद्वान लोगों में से हैं। अजय जी, आरएसएस को लेकर आरएसएस और कांग्रेस में हमेशा ही एक द्वंद्व चलता रहा है। अभी भी बात हुई, राहुल गांधी जी लगातार आरएसएस पर हमला करते रहे हैं। आज भी आरएसएस ने भी राहुल गांधी जी पर इस तरह से हमला किया कि उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आरएसएस ऐसा संगठन है जिसे आप देशद्रोही, देश के खिलाफ का संगठन कह सकते हैं? वो लगातार 100 साल से काम कर रहा है। कांग्रेस ने 3 बार उस पर प्रतिबंध लगाया, फिर कांग्रेस को ही हटाना पड़ा। विजय जी, जो आज विचार गोष्ठी आपने रखी है, विमर्श रखा है, डिबेट का मुद्दा बड़ा ही सामयिक मुद्दा है जी। आज लगभग 99 ईयर्स होने जा रहा है आरएसएस को, अगले साल 100 वर्ष पूरा होने को है जी। और देश के भी अमृतकाल का यह दौर चल रहा है। जिस तरह की परिस्थिति पूरे देश में पिछले 100 वर्षों में मैं मानूंगा, स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता के समय का काल और उसके बाद का काल, और दोनों में आरएसएस की जो भूमिका है और आरएसएस के जो रोल हैं उस पर यदि विचार मंथन ईमानदारी से किया जाए तो अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग चीजें आई हैं, लेकिन कुछ समानता है जो वैचारिक आधार पर है, जिसका कांग्रेस पार्टी या जो खुले विचार के लोग हैं, जो लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास करने वाले लोग हैं, या यूं कहूं कि उदारता में भरोसा रखने वाले लोग हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों में, वो लोग उस विचार का विरोध करते रहे और वो सैद्धांतिक हमारा विरोध है। वो राहुल गांधी जी का या कांग्रेस पार्टी का सिर्फ विरोध नहीं है, जो भी ओपन सोसाइटी को स्वीकारता है, जो भी देश में बहुलता को स्वीकारता है, जो भी विविधता में एकता की बात भारत में करता है और जो भी भारत के संविधान को मानता है, वो कहीं ना कहीं आरएसएस के उस विचारधारा के साथ संबंध नहीं रखेगा जो कठोरता को बढ़ाता है, कट्टरता को बढ़ाता है, समाज में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं विभेद पैदा करता है, महिलाओं के अधिकार, दलितों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, या यूं कहूं कि ओबीसी जो वंचित वर्ग है उनके अधिकारों की पैरोकार न करके जो आरक्षण दिए गए उसका लगातार विरोध करता है। और अंतिम बात मैं कह के अपनी बात को रखूंगा, जो एक विमर्श का आज केंद्र बन सकता है हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर के। एक विचारधारा इस देश में स्वतंत्रता के पहले भी और स्वतंत्रता के बाद भी वो जो लगातार जारी है और उसमें विभेद और दो भाव हमेशा रहे हैं। पहला भाव महात्मा गांधी का भाव है जो विवेकानंद से लेकर के और रामराज और पुरानी हिंदू संस्कृति से जुड़ा हुआ भाव है, जो हिंदू दर्शन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम और सर्वधर्म समभाव की कामना की जाती है। लेकिन आरएसएस का जो विचारधारा, जो 1925 आरएसएस का स्थापना हुआ है, उनके जो विचारक लोग रहे, बाद में जिन विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और आज जिन विचारों को अपना रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं वो सावरकर की विचारधारा को अपना रहे हैं। वो विचारधारा जो सावरकर जी ने हिंदुत्व एक किताब लिख करके और उस विचारधारा में स्पष्ट करने का प्रयास किया कि हिंदूवादी लोग जो हैं, जो हिंदू दर्शन से अलग फीलिंग रखते हैं और भारत में हिंदुत्व के जो कट्टर रूप हैं, कट्टरता के रूप हैं, उसको प्रश्रय देते हैं, जिसमें दूसरे धर्मों के साथ हम अपने को अलग करते हैं, सर्वधर्म समभाव की परिकल्पना में भरोसा नहीं करते हैं। तो ये दो विचारधारा है। और इस देश में आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करेंगे, भारत का विचार, तो भारत का विचार कभी भी आरएसएस के विचारधारा से तो राष्ट्र प्रथम की बात करता है डॉक्टर साथ नहीं है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब ये देखना है, समय की मांग है। जी डॉक्टर अजय उपाध्याय, आरएसएस तो हमेशा राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। इस मामले में मैं सहमत हूं कि इस मामले में मैं आरएसएस के इस बात से सहमत हूं कि भारत राष्ट्र प्रथम है। लेकिन ये बताइए ना, इस देश में कौन सी विचारधारा है जो राष्ट्र प्रथम की बात नहीं करती है? चाहे वो भाजपा की विचारधारा हो, समाजवादी पार्टी की विचारधारा हो, कांग्रेस की विचारधारा हो, सबकी विचारधारा में पार्टी बाद में है, देश बड़ा है और देश के बारे में सब एक है। लेकिन भारत प्रथम कब बनेगा? जब भारत की जो बेसिक जो
संस्कृति विचार है। ठीक है। वो विचार क्या है? उदारता का विचार है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। उदय माहुरकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारत सरकार में सूचना आयुक्त हैं, संघ के बारे में बहुत गहराई से बारीकी से समझते हैं, और डॉक्टर विभूति गौड़ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, संघ विचारक हैं। माहुरकर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संघ की अभी 3 दिन की प्रतिनिधि सभा की बैठक खत्म हुई। अजय जी कह रहे हैं कि 3 चीज़ों पर विरोध है विचारधारा के तौर पर, जो हिंदुत्व का या हिंदू राष्ट्र का जो एक एजेंडा है संघ का विचार वो, और दूसरी बातें जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे, लोग सोच रहे थे कि महिलाओं को लेकर रास्ता खुलेगा, दरवाज़ा खुलेगा, उस पर अभी हौसबोले साहब ने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। आप कैसे देख रहे हैं इस प्रतिनिधि सभा को और संघ के आगे के रास्ते को? देखिए, मैं तो पहले मेरे माननीय दोस्त जो कांग्रेस से प्रवक्ता हैं उनका जवाब दूंगा। देखिए, आरएसएस और सावरकर के बारे में एक भ्रामक विचार फैलाने का प्रयत्न पहले दिन से चल रहा है जी, क्योंकि वीर सावरकर का जो हिंदुत्व है वो ही बिन शर्ती राष्ट्रवाद है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं अनएलॉयड नेशनलिज्म, जिसमें राष्ट्र प्रथम है, धर्म, जाति, प्रादेशिक गौरव, ये राष्ट्रीय गौरव के बाद में आते हैं। तो पहली बात तो जो डेफिनेशन वो दे रहे हैं हिंदुत्व का, वही गलत है, पहली बात। दूसरा, आरएसएस ने हमेशा सभी वर्गों को लेने का प्रयास किया है, लेकिन जो अलगाववाद में डूबे हुए हैं जी, जो मुसलमानों का वर्ग एक सेपरेटिज्म की सोच रखता है जी, एक अलगतावाद की सोच रखता है, उसका विरोध करना वो राष्ट्रीय धर्म है, जी। पहली बात। दूसरी बात कि आरएसएस और देश की लड़ाई कट्टरवादी मुसलमानों के साथ में है, वो मुस्लिम समाज के साथ में नहीं है। जी, ये स्पष्ट देश को जान लेना चाहिए। दूसरा गांधी जी के जो हत्या हुई, दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई, उसका भरपूर दुरुपयोग किया गया। याद रहे, गुरु गोलवलकर, सावरकर जी दोनों को अरेस्ट किया गया था गांधी हत्याकांड के बाद, लेकिन याद रहे कि संघ की शाखा कोई एक बार बंद रही है पूरे इतिहास के अंदर। तो जब गांधी जी का हत्या हुई थी उस टाइम पे गुरु गोलवलकर ने संघ की शाखाओं को 13 दिन बंद रखा था, हाँ, पोस्टपोन कर दिया देश था। जाने इस बात को। जी, और गांधी जी का हत्या का उपयोग करके एक प्रो मुस्लिम एक ऐसी आइडियोलॉजी थोप दी देश के ऊपर कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के इंटरेस्ट के विरुद्ध थी। जी, आप आर्टिकल 30 देखिए। जी, आप 2000 में इनसे पूछना चाहूंगा, कांग्रेस के जो मित्र हैं उनसे, कि 2011 के अंदर कांग्रेस एक कम्युनल बिल लाने का प्रयत्न कर रही थी जी, वो क्या था? जी। वो दूसरा पाकिस्तान बनाने का ही प्लान था। हर एक पुलिस स्टेशन के अंदर कुछ मात्रा में मुसलमान होंगे। वो आप कम्युनल बिल अगर आप उसका जो एक ड्राफ्ट बिल आप पढ़ोगे तो आपको हैरानी हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी जो अपने को राष्ट्रवादी पार्टी गिनती है, वो इस टाइप का बिल लाने का प्रयत्न कर रही थी। जी, दलित क्रिश्चियनों के लिए बिल लाने का प्रयत्न चल रहा था। जी। अगर ये कहा जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर सभी लोगों को समान न्याय नहीं है, इसके लिए लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं, तो फिर क्रिश्चियन दलित को क्यों रिजर्वेशन मिलना चाहिए? ठीक है। कहने का मतलब, अगर आरएसएस न होती, आरएसएस ने राष्ट्रवादी धारा को फॉलो न किया होता, तो देश के ऊपर एक पूरा प्रो मुस्लिम एक पूरा एपिजेंट वाला मॉडल थोप दिया गया था। ठीक है, आरएस के वजह से वो दूर हुआ है। जी, संजीव समझने केलकर की आवश्यकता है हमें। ठीक है, केलकर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर विभूति गौड़ भी हैं। केलकर साहब, बात होती है आरएसएस की, जो माहुरकर साहब ने भी बड़ा स्पष्ट किया, मैंने भी अजय जी को कहा था कि उनका राष्ट्र प्रथम है संघ की विचारधारा में, लेकिन संघ की विचारधारा में राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्रवाद की बात होती है, फिर भी 100 साल में ये भ्रम नहीं टूटा, और ये आरोप हमेशा संघ पर लगता रहा कि वो देश को बांटने की कोशिश करते रही, मुसलमानों के खिलाफ है, क्रिश्चियंस के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है। कुछ बदलाव हुआ है 100 साल में, और क्यों नहीं हुआ यदि हुआ नहीं तो? आज जितनी भी अनुचित घटनाएं चल रही है जी, जो आज से लेकर गए कई सालों से चल रही है जी, उसका अलग अलग जवाब देना तो बड़ा मुश्किल जी। है, उस पर टाइम लगेगा जी। लेकिन उसके सबके पीछे एक ही कारण है जी, जो मैं आपको बता दूं। जी, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। जी, वी कॉल वन एज फर्स्ट रेटर्स, जी, दूसरे की अच्छाई या दूसरे का अच्छापन, accomplishments जिनसे उनको दर्द नहीं होता है, अदर्स आर सेकंड रेटर्स।
जो किसी एज सुन एज दे सी एनी काइंड ऑफ एक्सेलेंस वो कांपने लगते हैं। और ये आज से 100 क्या आरएसएस शुरू होने के पहले से ये चल रहा है, जी क्योंकि दुनिया को ये मालूम है कि अगर ये देश उठ गया तो फिर बाकी किसी देश की खैर नहीं। जी खैर नहीं इन द सेंस कि ये बड़ा प्रभावशाली रहेगा, जी हत्या करेगा, बम गिराएगा, ये सब नहीं होगा, लेकिन ये बहुत प्रभावशाली होगा। जी और इसके लिए ये भ्रम टूटा बूटा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जी उससे डर रहे हैं ये सारे जो ऑब्जेक्टर्स है, जो जी। सारे सेकंड रेटर्स, दे आर अफ्रेड ऑफ द फर्स्ट रेटर्स जी। एंड दैट इज व्हाई दे आर डूइंग। बस इतना ही कारण है और कुछ नहीं है। जी ये सेकंड रेटर लोगों की एक बड़ी खासियत जी। है, जो उनकी कमाल की बुद्धि होता है, जी वो ये है जी। कि फर्स्ट रेटर कौन है, ये वो बड़ी बखूबी और बहुत समझता। जल्दी समझ जाते हैं। जी और इसके लिए जबकि जो इन लोगों को टारगेट करेंगे उन लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि हम फर्स्ट रेटर्स गिने जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये सेकंड रेटर्स हमेशा देखेंगे कि ये फर्स्ट रेटर्स कहीं ना कहीं गाड़ दी जाएंगे। ठीक है डॉक्टर नहीं है। जी दीनदयाल उपाध्याय को क्यों मारा गया भाई? जी बिकॉज ही वॉज ए फर्स्ट रेटर। जी ये आरएसएस का भी यही हाल है और कुछ नहीं है। जी डॉक्टर विभूति गौड़ भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संघ विचारक हैं। डॉक्टर विभूति गौड़, अभी जब संघ की प्रतिनिधि सभा हो रही है, सरसंघचालक साहब काफ़ी समय से ये बात कर रहे थे, वो बात लगातार कर भी रहे हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की। लोगों को उम्मीद थी कि संघ के दरवाजे महिलाओं के लिए खुलेंगे। खासतौर से ये अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक जो है 2024 से पहले की सबसे इम्पॉर्टेंट बैठक है और 2025 में जो संघ का 100 साल पूरे हो रहे हैं उसके हिसाब से भी महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन वहाँ दरवाजे खोलने की कोशिश नहीं हुई। जी त्रिवेदी जी, इसमें 2-3 मैं अपने विचार रखूंगी। जी इस पर पहले आऊं कि भारतीय स्त्री विमर्श और संघ विमर्श, स्त्री विमर्श क्या है। इससे पहले जो हमारे आदरणीय यहाँ पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी रखा, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ उसमें देखा नहीं गया। तो जो व्यक्ति ये कहते हैं कि आरएसएस की बैठक में चर्चा नहीं हुई, प्रश्न मेरा है जो आरएसएस की मूल चिंतन में चीज है उस चीज के लिए एक स्पेशल कोई भी डिस्कशन रखना वो कोई तात्पर्य नहीं है। वो हमेशा से मूल धारा में है, संघ की मूल धारा में वो निश्चित है। आप लिटरेचर देखिए, उसका प्रैक्टिस देखिए, वो मूल धारा में है। जी तो जो लोग ये प्रश्न उठाते हैं वो वही लोग हैं जो एंटी इंडिया है, एंटी भारत है। आरएसएस में डिस्कशन ना होने का अर्थ है कि कितने अनभिज्ञ हैं वो। आरएसएस त्रिवेदी जी कोई संस्था नहीं है, आरएसएस एक मूल विचारधारा है, एक चिंतन है जो सृष्टि के चिंतन के बराबर है। इट इज एन ऑर्गेनिक थिंकिंग, वो डायनेमिक है, डायलॉजिक है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का रखते हैं वो एक वेस्टर्न नैरेटिव क्रिएट करना चाहते हैं, एक तरीके का परसेप्शन। डॉक्टर गॉड, आपने प्रोग्राम की शुरुआत में शायद नहीं सुना, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सरसक कार्यवाह साहब की, दत्तात्रेय होसबोले साहब की, तो उन्होंने उसमें कहा कि जो 3 दिन की प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई उसमें महिलाओं की शाखा में भागीदारी को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और ऐसा कोई विचार नहीं है। तो ये किसी दूसरे की बात नहीं है। इसको अब आप इसको कैसे डिफाइन करती हैं, ये आपके ऊपर है। जी, वो एक विषय हो सकता है, बट मैं ओवरऑल विषय, जैसे क्योंकि विषय तो जो मेरे सामने चलता आया वो यह है कि कभी भी नहीं होती, तो उसका ये है कि वो परसेप्शन एक क्रिएट किया है। और जहां तक अपने माननीय होसबोले जी की बात जो उन्होंने रखी है कि इस प्रकार की बहुत ही इनफॉर्मल लेवल पे चर्चाएं बिल्कुल हो रही हैं, और हमारे आरएसएस में एक परिवार मिलन का एक होता है जिसमें महिलाएं आमंत्रित रहती हैं, और इस प्रकार की कुछ इनफॉर्मल रूप में कुछ ऐसी शुरुआत। तो फॉर्मल क्यों नहीं, फॉर्मल क्यों नहीं, इनफॉर्मल क्यों? डॉक्टर विभूति गौड़ को 100 साल बाद भी सर संघचालक नहीं बन सकती, सर कार्यवाह नहीं है, सर कार्यवाह नहीं है, ये क्यों नहीं, फॉर्मल क्यों नहीं? नहीं, ऐसा देश नहीं के, है। दुनिया के, समाज के सारे हिस्सों में फॉर्मल हैं। आज हमारी कॉम्बैट ऑफिसर्स हो गई हैं महिलाएं, और आप करिए शाखा में नहीं आ सकती,
फॉर्मल नहीं है? नहीं, किसने कहा? हमारी राष्ट्रीय सेविका समिति की शाखाएं लगती हैं, जी हमारी भारतीय शिक्षण मंडल के हमारे मंडल होते हैं। ये कैसे? ये तो एक बहुत ही रॉन्ग नैरेटिव क्रिएट करना है। मैं आपको बताती हूँ त्रिवेदी जी, हमारी महिला समन्वय एक बॉडी है जो जिसके तहत हमारी कितनी करीबन 100 से अधिक हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है महिलाओं की, वो इकट्ठी चलती हैं, वो भारतीय विचार से प्रेरित है, उनके अपने अपने रूप है जहां वो पार्टिसिपेशंस करती हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति शाखा लगाती है, जैसे मैंने अभी बताया, और कई सालों से लगा रही है। तो जो हमारा और परिवार मिलन का कार्यक्रम हमारी सेविका समिति में भी होता है, हमारे आरएसएस जो जिसमें पुरुष भागीदार रखते हैं उसमें भी होता है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही अफेक्टेड लेंस से इस चीज को देखना कि 100 साल में कोई संघ चालक नहीं बन पाएगा, हम कंपैरिजन में जाते ही क्यों है त्रिवेदी जी? राष्ट्रीय सेविका समिति का अपना है, भारतीय शिक्षण मंडल का अपना है, और भी अपनी ये अपना सेविका समिति है। तो इस प्रकार से इस चीज को इस तरीके से देखना मुझे लगता है जस्टिस करना नहीं। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की प्रतिनिधि सभा, उसके 100 साल पूरे होने का क्या प्लान है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ विद्वत पैनल है, उदय माहुरकर साहब हैं, भारत सरकार में सूचना आयुक्त हैं, संजीव केलकर साहब हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े ज्ञाता माने जाते हैं देश में, डॉक्टर विभूति गौड़ हैं, संघ विचारक हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता विद्वान डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब हैं। आपका एक बार फिर स्वागत है। माहुरकर साहब, बात हो रही थी महिलाओं की एंट्री को लेकर। डॉक्टर गौड़ ने कहा कि फॉर्मल और इनफॉर्मल का फ़र्क है। मैं समझना चाहता हूँ फॉर्मल क्यों नहीं? आप सरकार में भी रहे हैं, आपने देश को देखा है, जब हमारी महिलाएं कॉम्बैट ऑफिसर हो रही हों, तो आप अभी शाखा में महिलाओं की पार्टिसिपेशन पर ही विवाद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जी, ये जो मुद्दा जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ही थोड़ा सा मुझे एक अलग टाइप का मुद्दा लग रहा है। कारण ये कि महिलाओं की भागीदारी संघ के अंदर है ही। जी, अगर कोई ऐसी उनके स्ट्रक्चर के अंदर अगर कोई सरसंचालक नहीं बन सकता, मतलब ये नहीं कि भागीदारी नहीं है, जी, पूर्ण रूप से भागीदारी है। फिर कैसे भागीदारी होगी सर? संगठन में है नहीं, वहाँ बहनें मिलती हैं हमें। सर संगठन में जो है नहीं वो भागीदारी कैसे होगी? आप सरकार में रहे, आप राष्ट्रपति बनाते हैं तो कहते हैं हमने आदिवासी बनाया, महिला बनाया, ये सब किया, तो महिलाएं तो देश में रहती हैं। राष्ट्रीय सेविका समिति इस बात का प्रमाण है कि महिलाओं की भागीदारी संघ में है। जी, दूसरा, जो विविध जो संघ की शाखाएं हैं, अलग अलग संगठन है, सब में महिला एक्टिव है। जी, तो कोई उनका एक स्ट्रक्चर अगर बना हुआ है जिसमें अगर वो कोई एक स्थान महिला प्राप्त नहीं कर सकती, उसको ये कहना कि महिला की भागीदारी नहीं, ये बात ही गलत है। जी, ये अहम नहीं है। इसके लिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर महिला सरसंचालक नहीं बन सकती तो महिलाओं को संघ अन्याय कर रहा है, संघ के अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं है, ये बात ही गलत है। जी, केलकर साहब, क्या कोई दुविधा लगती है आपको, या ये ठीक लगता है कि आप बन नहीं सकते लेकिन आपकी भागीदारी? जी, विजय जी, मैं कुछ आपकी ये चर्चा पूरी होने के पहले फ्यूचर आरएस के लिए कुछ विचार में रखना चाहूंगा। जी, बताइए। आप पहले महिला वाला मुद्दा निपटा लें, फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगा। ठीक है केलकर साहब। देखिए, अगर एक कोई सबसे ज्यादा सेंसिबल डिसीजन है आरएसएस ने कभी लिया हो, तो वो ये है कि औपचारिक रूप से पुरुषों का संगठन और महिलाओं का संगठन अलग रहे। जी, और मैं चाहूंगा कि ये बात आगे आने वाले 100 साल तक ना बदले। जी, अपने अपने जगह पर खुश है, रहने दो। जी, दूसरी बात ये है कि जैसा माहुरकर साहब ने कहा जी, कि अरे आरएसएस में महिलाओं की भागीदारी, ये तो बिल्कुल, यानी इससे भी आगे जाके भी कहूंगा कि आज ये जब सारे लाखों स्वयंसेवक जिंदा है, जो प्रचारक है, जो घूम रहे हैं देश में, उनको हमारे स्वयंसेवकों के माताओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने जी, खाना खिलाया है, संरक्षण दिया है, घर में रखा है। जी, उनको हम क्या बोलेंगे कि आप हमारे यहाँ फॉर्मली आ जाइए? ये ऐसा नहीं है। इट्स ए मच बिगर, डीपर एंड ए हाईली इमोशनल बॉन्ड which the RSS people have about their
women who are in their contact. केलकर साहब, फिर तो दुनिया में, हिंदुस्तान में किसी भी पार्टिसिपेशन पे चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। फिर क्यों हम महिला आरक्षण पे बात करें, क्यों दलितों के रिजर्वेशन पे बात करें, क्यों आदिवासी राष्ट्रपति बनाएं? सब तो हैं ही हमारे साथ। आदिवासी राष्ट्रपति नहीं बनाया तो आदिवासियों के खिलाफ हैं हम। RSS को छोड़ क्यों नहीं देते? बाकी तो सब लोग ये सब बोल ही रहे, कर ही रहे। जी, RSS को अगर नहीं चाहता है जी, छोड़ दीजिए। हाँ ठीक है, नहीं ये कहे ना, ये ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। वो नहीं चाहते तो नहीं चाहते, इसमें कोई बात। डॉक्टर उपाध्याय, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि भाई संगठन में हिस्सेदारी को केवल औपचारिक तौर पे नहीं लिया जाना चाहिए। तीनों लोग, जी 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 जी। विजय जी, आपने तीनों विद्वान जो यहाँ पे पैनलिस्ट हैं जी, और संजोग से तीनों लोग आरएसएस के ही प्रोडक्ट हैं। मैं कहूँगा कि आरएसएस के विचारधारा के नहीं सर, वाहक हैं। तीनों विद्वान लोग हैं और संघ के बारे में इनके जानने वाले। उस विचारधारा के प्रति जो समर्पण है उस पर मेरा कोई प्रश्न नहीं है। जी, हाँ, और तीनों लोगों के संघ के प्रति प्रतिबद्धता पे मुझे कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि ये लोग निष्ठावान लोग जी। हैं और संघ के प्रति एक कोई कम से कम एक विचारधारा के प्रति इनकी निष्ठा है, ये अच्छी बात है। जी। अब वो विचारधारा पर जरूर हम डिस्कशन कर सकते हैं और डिस्कशन होना चाहिए। जी। यही ओपन सोसाइटी का नॉर्म्स कहता है, यही ओपन सोसाइटी की मर्यादा कहती है, और यही जो है आज के परिप्रेक्ष्य में समकालीन विश्व की आधुनिकता की परिभाषा भी कहती है। जी। अब आपने महिला मुद्दों पर आपने लिया, तीनों लोगों से बात की। हमारी बहन विभूति गौड़ साहब जो खुद डॉक्टरेट हैं और संघ के विचारक के तौर पे आपके बीच हैं, स्पष्टता के साथ उनकी मजबूरी को हम लोग समझ रहे हैं। जी। वो नहीं बोल पा रही हैं क्योंकि उन्हें क्लियर है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन यदि इस संघ में आएगा तो हो सकता है उनको इसका हेड बनाया जा सकता है फ्यूचर में। और जो एक मेल सर्वोच्चता की जो पुरुष मानसिकता, जो सर्वोच्च पुरुष मानसिकता की जो कहीं ना कहीं एक भेद है यहाँ, जिसको हम बार बार कहते हैं कि प्रगतिशीलता के विरोधी हैं जी। और बार बार हम कहते हैं कि जिस विचारधारा को लोग प्रमोट करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कट्टरता है, जिसमें महिला और पुरुष की ही समानता पर प्रश्न लगाने की बात है। यदि आपका संगठन है, हजारों लोग उससे जुड़े हुए हैं, समाज के दो लोग हैं, महिला और पुरुष एक ही हैं, मानवीय स्वरूप ईश्वर ने दिया है, क्यों नहीं महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए डायरेक्ट? अब आप कहें कि राष्ट्र सेविका समिति है, ठीक है, एक अलग संगठन आपने बनाया है, उसमें लोगों को जगह दी है, पर इस पर कोई तीनों लोग ने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। आपके दर्शक देख रहे हैं। 2-3 बात जल्दी से कह के मैं इस विमर्श को आगे बढ़ाता हूं ताकि और डिटेल्स में रहेगा। सूचना आयुक्त महोदय बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और उनके सूचना आयोग में रहते हुए उन्होंने बहुत सारे लैंडमार्क डिसीजन दिए हैं, उन पर मैं प्रश्न नहीं कर रहा, लेकिन उनके इस विचार पर जरूर प्रश्न है कि वो कहते हैं कि महात्मा गांधी की जब हत्या हुई तो आरएसएस पर बैन किया। अरे भाई, कौन बैन किया था? ये तो सूचना आपको है, आप तो सूचना आयोग के सदस्य हैं सम्मानित, आप इस सूचना को ले लीजिए कि पटेल साहब ने किया। जिस तो पटेल हटाया किसने था, ये भी डॉक्टर साहब आपको पता होगा संदर्भ में, और वो भी एक दिखावा है, मैं मानता हूँ। जी। हाँ, कोर्ट, हाँ ठीक है, टाइम बाउंड हुआ, उसमें तथ्य नहीं आए, बहुत सारी बात है, कोर्ट ने उसको जो है डिसीजन दिया और बाद में, लेकिन इस बात से, इस तथ्य से कोई छुपा हुआ नहीं है। हिंदू महासभा के लोग महात्मा गांधी की हत्या में कहीं ना कहीं किसी रूप में संलग्न थे, और सावरकर साहब की जो चर्चा की, और सूचना आयोग जितने एक किताब लिखी है, वीर सर उन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है सावरकर के बारे में, जो चीजें हैं स्वतंत्रता आंदोलन से पहले के सावरकर जो जब जेलों में थे, बहुत अच्छी, बहुत, मैंने कहा तो सावरकर जी का जो पहला रूप था जब वो लड़ रहे थे अंग्रेजों से, और दूसरा रूप था जब वो लड़ रहे थे भारत के कांग्रेस के लोगों से, जब जो स्वतंत्रता सेनानी थे महात्मा गांधी से, तो दोनों रूप अलग अलग थे। और इस चीज को हमें, इस तथ्य को देश देखता है। ठीक है। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से लगातार डिबेट में बात आई, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। मैं कहता हूं क्यों मुस्लिम मुस्लिम? सब देश में यदि एक हैं, राष्ट्र प्रथम है, तो राष्ट्र का एक नागरिक भी, कोई भी नागरिक हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते उसका अधिकार एक है। आप संविधान को बदलने का प्रयास जो करते हैं, तो मतलब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। किसी भी रूप में इस देश के साथ राष्ट्रहित नहीं है। ठीक है, माहुरकर साहब, ओवरऑल ठीक है जी, माहुरकर साहब, ये बात तो हुई, इस पर चर्चा हमेशा होती है। आपने एक बात की, आप जैसे विद्वान, केलकर साहब जैसे, विभूति जी जैसे लोग हैं, तो मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ कि फ्यूचर प्लान के बारे में आप कुछ ज्ञान देना मुझे चाहते हैं, आरएसएस का फ्यूचर प्लान।
खासतौर से इसलिए क्योंकि सेंटेनरी ईयर करीब है। एक तो जो मीडिया के साथ आरएसएस का जो मीडिया के प्रति जो उनका जो एटीट्यूड है उसमें भी चेंज लाना होगा। जी देखिए, एक समय था जब आरएसएस के पास एक प्रवक्ता था, जी मेरे ख्याल से राम माधव प्रवक्ता थे उनके। जी मेरे ख्याल से वो प्रवक्ता की भूमिका वापस लाना पड़ेगा। जी क्योंकि कई बार संघ के बारे में जो एक भ्रामक प्रचार होता है, संघ के बारे में कई गलत विचार लोगों के मन में आते हैं, उसका मूल कारण है कि संघ अपने विचार व्यक्त करता नहीं है खुलेपन से। जी दूसरा कि संघ के लोग नहीं, एक फ्रिंज वर्ग है जो सभी माइनॉरिटीज को एक ही साधन से तोलता है। जी देखिए, ये बहुत देश महत्वपूर्ण बात और आप कह रहे राष्ट्रवादी हैं। संगठन को समझना पड़ेगा जी। कि हमारी लड़ाई कट्टरवादी मुसलमानों के साथ में है, मुसलमान समाज के साथ में नहीं है। जी लेकिन कुछ एक छोटा वर्ग जरूर है जो पूरे मुस्लिम समाज को एक तरीके से कंडेम करता है। ये बात गलत है। जी मैं नहीं मानता कि संघ के कोई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जी। लेकिन संघ को प्रयास करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कंट्रोल में रखे। जी बहुत महत्वपूर्ण बात आप। ये दो मेरे विचार हैं। जी एक, मीडिया के साथ में एक मीडिया प्रवक्ता की पोस्ट वापस आनी चाहिए, और दूसरा मुसलमानों के संदर्भ में एक छोटा सा वर्ग जो कई संघ से डायरेक्ट कनेक्टेड में नहीं है, हाँ, लेकिन वो दिखाता वो जो ऐसा है। पूरे मुसलमान समाज को एक तरीके से कंडेम करता है। मैं मानता हूं कि उनको रोक लगाने का प्रयत्न होना चाहिए। हम देश की लड़ाई मुसलमान कट्टरवादी इस्लाम के साथ में है, कट्टरवादी मुसलमानों के साथ में है, मुसलमान समाज के साथ में नहीं है। ये इंप्रेशन को बढ़ावा देने में आरएसएस को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, जी। जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हो गए, इब्राहिम खान गारदी है, पानीपत की लड़ाई में मराठों को वफादार रहे थे। जी आपका ब्रिगेडियर महावीर चक्र उस्मान है, जी जो 1948 की लड़ाई में शहीद हो गए थे भारत के लिए। ऐसे ठीक लोगों है, को मेरे वो ख्याल आपने से बहुत उनका महत्वपूर्ण प्रचार बात- ज्यादा होना जी। चाहिए। हमें मुसलमान कम्युनिटी के अंदर, नहीं, मुझे पूरा करने दीजिए। जी। हमें मुसलमान कम्युनिटी के अंदर जो उन्होंने अच्छा काम किया है, देशभक्ति दिखाई है, उनको रोल मॉडल के रूप में हमें डेवलप करना चाहिए देश के सामने। जी जी ठीक है। केलकर साहब, आप सहमत हैं माहुरकर साहब की दोनों बातों से? क्योंकि भागवत साहब बार बार कहते हैं कि डीएनए एक है, हिंदुत्व जो है मुसलमानों के बिना अधूरा है, लेकिन कुछ लोग बार बार कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देते हैं। ऐसा है कि आप बुरा नहीं मानिए, लेकिन ये जो तथाकथित बुद्धिमान वर्ग लोग हैं, जी वो इतिहास ठीक से पढ़ते नहीं है। जी हाँ, और इतिहास पढ़ते नहीं है, या जो सत्य इतिहास है उसको जानबूझकर बाजू में ढकेल देते हैं। जी आज भागवत साहब कह रहे हैं तो इतना सारा बवाल उठा है, चर्चा हो रही है। जी 77 में देवव्रत साहब ने किया, तब कौन आए थे साहब पे? जी कोई किसी ने ये नहीं कहा, मुसलमानों को नहीं कहा कि भाई कुछ तो एक कदम आगे। जी उस समय तो हम तो गिनती में ही नहीं थे किसी के। जी तो इतिहास में ये मुसलमानों का आउटरीच संघ क्या, मेरे जैसे लोग भी करते हैं। जी 40 साल से मुसलमानों को देख रहा हूँ, दोस्त है मेरे। जी उदाहरण के लिए बताता हूँ ये आउटरीच कैसे होता है। जी दिल्ली के जितने भी प्रमुख संगठन है मुसलमानों के, उनके 12 हेड्स, जी 2 सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, एक डॉक्टर और एक मीडिया पर्सन, जी इन सारे लोगों को मिलने के लिए मैं खुद गया। जी और ये सारे लोगों ने मिलकर 1 तास 45 मिनट तक मेरी धुलाई की। जी सीधे शब्दों में बोलूं तो धुलाई की। जी फिर बाद में मैंने 20 मिनट के लिए समय मांगा और मेरा पक्ष आरएसएस की तरफ से रखा। उन्होंने कहा ये तू बीजेपी का एजेंट है, तू आरएसएस का एजेंट है। मैंने कहा यार मैं खुद के पैसे खर्च करके आया हूँ अगरतला से यहाँ तक, मैं काहे का एजेंट, कोई नहीं देगा। जी आउटरीच तो होता ही है, हमेशा ही होता है। जी आप डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात तो देवव्रत साहब ने अलग शब्दों में कई साल पहले जी उन्होंने कहा इंडोनेशिया के मुसलमान है, लेकिन उनके पूर्वज तो हिंदू थे। तो उन्होंने बोला है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, जी हमने मजहब बदला है, हमने परंपरा नहीं। जी तो ये जो चीजें है ना, ये हर किसी चीज को आप नए से कुछ तो भी हो रहा है इस तरीके से मत उठाइए। जी ठीक है। संघ में बदलाव आते हैं, बदलाव को स्वीकार किया जाता है, जी लेकिन उसमें शुरू से अंत तक एक कंसिस्टेंसी है। जी जो आप कभी भी, आपको
उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जी ये कंसिस्टेंसी बहुत पहले से है, जी शुरू से। मुसलमानों का भी यही हाल है। ठीक है। हम लोग आज कुछ भी कह रहे हो कि तो 25 साल 30 साल 40 साल पहले कुछ हमने भी यही कहा। ठीक है। देखो, मुसलमान आउटरीच मुझे तो लगता है कि आरएसएस से ज्यादा बीजेपी वालों ने किया है। जी ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया। जी उसका परिणाम क्या हो गया? उत्तर प्रदेश में 325 सीटें क्या आकाश से गिरती है क्या? वो तो इन महिलाओं के वोट से आई है। जी गुजरात में 156 आती है, कहाँ से आती है? ये मुसलमान है जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो बीजेपी वालों ने आरएसएस की स्फूर्ति से होगा, अपनी खुद की स्फूर्ति से होगा, जी जो आउटरीच किया है वो भाता है। नहीं, ऐसा नहीं। और ये आजकल की बात, ये बहुत ठीक है। पुरानी बात। लेकिन ये भी इनफॉर्मल बात है, क्योंकि फॉर्मली टिकट तो बीजेपी ने मुसलमानों को नहीं दिया। खैर, डॉक्टर विभूति गौड़, आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर प्लान को? माहुरकर साहब ने भी कहा, केलकर साहब ने भी बड़े स्पष्ट तरीके से कहा है। आप जो रास्ते पर चल रहा है संघ, उस पर ठीक समझ रही हैं या उसमें कोई बदलाव समझती हैं, जरूरी समझती हैं? मेरा ये मानना है विजय जी कि आरएसएस के ऊपर कुछ भी हम कहते हैं तो आरएसएस का जो मूल विचार है जो वो बहुत समावेशी है, एक परिवार की तरह है। वो कभी भी किसी भी तबके को, हिंदू मुसलमान सिख, उसको अलग नहीं मानता। जब समावेशी विचार होता है, जब परिवार के रूप, परिवार समझ के आप चलते हैं, तो बहुत सी आपको चीज़ों का सेंसिटिविटी होना पड़ता है। आज मैंने जो सोचा वो संघ कल कर दे, ऐसा नहीं होता है। और जो जिस पेस पे संघ चल रहा है, मैं टोटली अग्री करती हूँ, एब्सोल्यूट राइट पेस है वो। जिस प्रकार से वो मीडिया के सामने आता है, वो अपेक्षा जो दूसरे, जैसे अपने कांग्रेस के भाई यहाँ बैठे हैं या और भी जो पॉलिटिकल हैं, उसके अकॉर्डिंग संघ नहीं चलता। संघ चलता है जो सृष्टि की मूल धारा है, उसमें बदलाव आने में समय लगता है। सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर बदलाव आया जाता है। 100 साल आपको कम वक्त लगता है नहीं डॉक्टर गौड़? 100 साल कम लगते हैं आपको किसी बदलाव तो के 100 साल में आप जो बदलाव देख रहे हैं, यहाँ पे विभूति गौड़ बैठी हैं आपके सामने और संघ का विचार रख रही हैं, और हमेशा से मेरे जैसी बहुत सी महिलाएं रखती आई हैं। देखिए विजय जी, यहाँ मैं एक बात बोलूंगी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने यहाँ पे एक बात रखी है भाई ने, कि इनमें से कोई महिलाओं का जवाब, मेरा प्रश्न, मेरा ये उनसे कहना है, आप मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन दिखा दीजिए जिसमें 50 से ऊपर महिला की ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं महिला विषय के ऊपर। अब ये मीडिया में नहीं आया, ये बिल्कुल इस पे संघ को काम करना चाहिए। परसेप्शन की जो लड़ाई है वो जरूर जीतनी चाहिए और वोकल होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी पॉलिटिक्स को ध्यान में रखकर चीजें नहीं की हैं, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे रखकर की हैं। जो 60-70 महिलाओं की ऑर्गेनाइजेशंस है, वहां पे भी पुरुषों की भागीदारी है, और जो आरएसएस है वहां पे भी इनफॉर्मल तरीके से महिलाओं की भागीदारी है। वहां पे महिलाओं की भागीदारी को क्वेश्चन करना मतलब माँ जो जाके किचन में खाना बनाती है उस पे क्वेश्चन करने के बराबर है। तो हर आदमी को एक पोजीशन के उससे नापना। और दूसरी तो आप समझते हैं डॉक्टर गौड़ कि संघ में भी महिलाएं किचन में ही रहें? नहीं, आप समझे नहीं, आप गलत ट्विस्ट मैं कर तो रहे कम हैं। समझ रहा हूँ। जो भाई जैसे हमारे यहाँ पे सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि उनकी भागीदारी होती है, ठीक है। जैसे महिला भी जब राष्ट्रीय सेविका समिति की मीटिंग में जाती है तो भाई भी खाना बनाते हैं। आप उस चीज को मिस मत करिए। ये बहुत ही समावेशी विचारधारा है, कोई भी पक्ष मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, माहुरकर साहब, सब कुछ साफ है, बहुत अच्छा है, समावेशी है, आउटरीच है, सब कुछ है, फिर क्यों इतना विरोध रहता है? क्यों ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया? मैं ये समझना चाहता हूँ। आपने जैसे एक बात कही बहुत अच्छी कि भाई प्रवक्ता नहीं होता तो वो परसेप्शन नहीं बन रहा, लेकिन क्या सिर्फ एक वजह है ये? देखिए, ऐसा है कि मैंने जैसे पहले फिर से बात पे आऊँगा मैं कि गांधी जी की जो हत्या है उसके बाद में ऐसे लोग जिनको भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं था या तो कम था, वैसे लोग पावर में आ गए। उन्होंने एक मॉडल देश के ऊपर थोप दिया। वो मॉडल चलता रहा करीबन 6 दशकों तक, है ना। अब ऐसा है कि जिन लोगों का अस्तित्व विभाजित भारत पे है, जिनका अस्तित्व लोगों को, भारत के लोगों को अलग रखने में है, वो लोग तो फिर आरएसएस और सावरकर का विरोध करेंगे ही।
उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। अगर सावरकर और आरएसएस की आइडियोलॉजी पूरे देश में फैल जाती है तो उनकी तो दुकान ही बंद हो जाएगी जी। तो ऐसे लोग जो भारत को एक देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग जिनकी राजनीति भारत की प्रजा को डिवाइड करके ही बनती है, ऐसे सभी लोग आरएसएस का विरोध करेंगे। डॉक्टर उपाध्याय, और 60 साल तक जो पूरा एक सिस्टम चला है जी, उसको दूर, वो 8 साल में दूर थोड़ी होगा। ठीक है, वो कुछ समय और चलेगा, लेकिन जी। मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों के अंदर आरएसएस और राष्ट्रवादी लोगों की सोच बढ़ेगी, उसके जो फॉलोअर्स है वो बढ़ेंगे। जी डॉक्टर उपाध्याय, आपको अपनी दुकान बंद होने का डर है और इसलिए आप डिवाइड एंड रूल पर चलते रहें। पहले बात तो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उदय जी का बड़ा सम्मान। उदय जी को एक बार ज़रूर मैं चाहूँगा कहना, उस पर क्लियरिटी करेंगे। सुना है कि सावरकर साहब और आरएसएस दोनों में ही आपस में बहुत विरोधाभास था। एक वक्त था जब वो हिंदू महासभा में थे और एक दूसरे के प्रतिगामी विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। जी। अब वो सच्चाई क्या है आपको समझना है जी। मैं सिर्फ एक लाइटर नोट में इसको बोला हूँ। नहीं, वो माहौरकर साहब ने अपनी किताब में बहुत ऐसा स्पष्ट नहीं लिखा है उस पर। हो सकता है आरएसएस में भी कुछ परिवर्तनवादी शक्तियाँ हो। जी हाँ ठीक है, वो हमने जो पढ़ी है और हमने भी जो किताबें देखी हैं उसमें ये बात आई है। और कई बार आरएसएस के लोग चिंतक भी आते हैं, जब आपके माध्यम से हम लोगों के बीच कभी टकराते हैं तो वो ये बात कहते हैं जी। जब वो सावरकर को डिफेंड नहीं कर पाते तो बोलते हैं कि आरएसएस उस समय जो है सावरकर का विरोध करती थी। ठीक है, जो हिंदुत्ववादी विचारधारा सावरकर की थी उससे आरएसएस का कोई वास्ता नहीं है। अब वो अलग बात है कि कई चीज़ें एक साथ हो जाती है। हाँ, ये जरूर मैं पूछना चाहूँगा, बंच ऑफ थॉट में जो विचार हैं, जो मैं मानता हूँ कि परंपरावादी विचार था आरएसएस का, और उस विचार को लेकर के आज के परिवर्तनवादी जो अपने को, उसमें मैं भागवत साहब को भी मानता हूँ, ये परिवर्तनवादी लोग जो हैं ये क्या बंच ऑफ थॉट के उस विचारों को खत्म कर देना चाहते हैं? सर वो पहले रिजेक्ट कर दिया, आप थोड़ा सा उसको अपडेट कीजिए आरएसएस के बारे में। वो क्योंकि जब तक आरएसएस ने खुद ने उसको रिजेक्ट कर दिया है, भागवत साहब ने भी बोला, और उससे पहले भी बहुत चर्चा हो गई उस पर बंच ऑफ थॉट्स को लेकर। अभी भी नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं और बंच ऑफ थॉट के जो विचार हैं जो व्यवहार में आते हैं जी। कथनी और करनी में अंतर का मैं अगला शब्द यही बोल रहा था। ठीक है, कि आप चाहे विचारों को ऑफिशियली ऊपर से नकार दें क्योंकि समाज में आपकी उसके कारण पहचान गलत हो रही है, लेकिन व्यवहार में आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, फाइनल वर्ड में लेवल पर केलकर साहब, जो अजय जी ने कहा, गलत है दो बातें जो माहौरकर साहब से भी बात की चर्चा हुई, परसेप्शन कैसे बदल सकता है यदि आपको लगता है कि परसेप्शन में बदलाव की जरूरत है तो, और अजय जी ने तो कहा कि कथनी और करनी में फर्क है। परसेप्शन बहुत साल से जो चल रहा है, देखिए ये आरएसएस एक हनुमान का जो पत्थर रहता है ना हर एक गांव में जी, और उसके ऊपर हर कोई जाके सिंदूर लगाता है जी, तो वो पत्थर इतना सा लेकिन सिंदूर इतना, और वो भी गलत परसेप्शन का, ऐसा कुछ हो गया है जी, उसको तो खरोच करके निकालना पड़ेगा, टाइम लगेगा, लेकिन परसेप्शन निकालना चाहिए जी। दूसरी बात ये है कि अभी तो हम लोग काफी दूर आए हैं जी, लेकिन 2013-12 उसके पहले की जो बातें थी, जहां किसी भी संघ के प्रवक्ता को बुलाया जाता था और इतनी उसके ऊपर भरमार होती थी, आरोप प्रत्यारोप ये वो। एक दिन भागवत साहब के साथ मैंने खाना खाया जी, उनको मैंने बोल दिया, भागवत साहब आप मीडिया को मिलना ही बंद कर दो। जी, बोले क्या होगा? मैंने कहा इतनी खिटखिट और ये सारी जो टीका है वो सब उनका 30% जी, 30% ऑफ देयर टाइम विल वैनिश, जी, लेट देम फील। ओके, बोले सजेशन तो ठीक है, मैं सोचूंगा। जी, तो ये चलिए, इफ यू डिसाइड नॉट टू सी द ट्रूथ यस, देन नोबडी कैन शो दैट। थैंक यू सर। जी, जी, दूसरी बात, जी, अगर समय है जी, तो ये बहुत कम मुसलमान समय, आउटरीच जी, जी, आउटरीच छोटा के सा बारे जवाब। में जस्ट जी। एक बात कहूंगा, जी, आरएसएस को छोड़ दीजिए, जी, नरेंद्र मोदी तो संघ का स्वयंसेवक है, जी, प्रचारक था, जी, तो संघ का स्वयंसेवक कैसे सोचेगा? जी, उस तरीके से वो भी सोचते हैं। ठीक, अगर मोदी वो सोचते हैं तो संघ भी वो छोटे बड़े पैमाने, ठीक है बहुत सर। बड़े पैमाने सोचते हैं। चलिए, उनके संबंध है, शिया समुदाय उनके पीछे है, जी, पसमंदा उनके पीछे है। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो
ये सब लोगों के लिए आरएसएस भी कहीं ना कहीं वहां घुस जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजीव केलकर साहब, उदय माहुरकर साहब, डॉक्टर अंजय उपाध्याय, डॉक्टर विभूति गौड़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या महिलाओं की एंट्री से संघ की छवि बदलेगी। इस पर 68% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया, वहीं 32% लोग इसके पक्ष में नहीं। यानी ज़्यादातर लोग समझते हैं कि महिलाओं की एंट्री से बेहतर होगा संघ का परसेप्शन, संघ की छवि। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई के दूसरे दिन संसद में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान और अडानी मामले पर जमकर बहस हुई। लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया उसमें जब सदन में ठहाकों की गूंज सुनाई। दरअसल राज्यसभा में नाटू नाटू गाने और डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिलने पर बधाई दी जा रही थी। बहुत सभी लोग बधाई देते। इसी दौरान राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कुछ ऐसा कहा कि पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। आप खुद सुन लीजिए। So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem, or Modi ji has directed this film. They should not say. That is only my request. It is a contribution of the country.